टीवी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज बातचीत में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने हास्य कवि, मंच संचालक और टीवी सीरियल राइटर श्री सुभाष काबरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी हमारे स्टूडियो में। आपने इतने मंच संचालन किए हैं जी, साहित्यिक गोष्ठियों का संचालन किया है, कवि सम्मेलनों का संचालन, फिर सीरियल लिखने लगे जी। तो क्यों आपने ये स्विच ओवर किया? नहीं, इसमें ऐसा था कि मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की, लेकिन मंचों पर कुछ लोगों ने सुना, मित्र लोग ही थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप लिख सकते हो। मैंने शुरुआत की और लकीली पहला सीरियल ठीक ठाक चल गया। तो उसके बाद एक वो धारा बनती कि मैंने अपनी ओर से कोशिश नहीं की, लेकिन सहज रूप से आया तो स्वीकार कर लिया। क्या सीरियल का नाम था? पहला सीरियल था मेरा घर जमाई, एक कॉमेडी सीरियल था। उसके बाद कुछ सोशल मैंने लिखे जी। और वहाँ तो जैसा आप जानते हैं कि ऑर्डर का माल होता है जी, जो सब्जेक्ट दिया जाता है हम लोगों को उस पर लिखना पड़ता है। तो फिर भी मेरी रुचि हमेशा हास्य में रही, क्योंकि जब शरद जोशी जी ये जो है जिंदगी लिखते थे उस समय मैं उन्हें असिस्ट किया करता था और बड़ा आश्चर्य होता था मुझे कि कैसे सीन बना लेते हैं, क्या सोचकर लिखते हैं। तो शायद कहीं वो परछाई उनकी जरूर रही, मैं हमेशा इस बात को। लेकिन पारिवारिक सीरियल भी आपने खूब लिखे, जैसे घरौंदा जी हाँ जी हाँ, बहुत लोकप्रिय हुए जी। घरेलू सीरियल लिखने में मुझे, जब मैं नारी पात्रों के लिए लिखता था तब मदद लेता था परिवार के लोगों से, सिस्टर से, या क्योंकि मुझे लगता था मैं उस तरह नहीं सोच पाता कि एक भाभी किस तरह से बात करेगी, एक बहन की फीलिंग्स क्या होती हैं। ये सब किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन वाकई में क्या होना चाहिए उसमें मैं परिवार के लोगों की मदद लिया करता था। कविता में अपने हास्य को क्यों चुना? इसका एक के रूप में बहुत पर्सनल कारण तो इसका एक ये है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता, बहुत बड़े बुरे दिन हम लोगों ने देखे, क्योंकि पिताजी को बड़ा नुकसान हो गया था। तो एक तो शायद ये होता मेरे साथ कि मैं भी बहुत दुखी होकर बैठ जाता और बड़े विरह के गीत लिखता, महंगाई के लिखता। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता चुना कि नहीं, थोड़ा सा जीवट से काम लेना है। अपन हंस नहीं सके तो क्या हुआ, अपने साथ जो रहे उसके चेहरे पे मुस्कान देखने का सुख अलग है, जो मुझे बचपन में नहीं मिली। लोग कहते हैं कि हास्य कवि और व्यंग्य कवि, उनके पास एक छठी उंगली होती है जो वो सामान्य घटनाओं में भी हास्य ढूंढ लेते हैं। ये आपने सही कहा। दरअसल मैं इसको एक नेचर से कंपेयर करता हूँ कि कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि स्वभाव ऐसा होता है, नेगेटिव थिंकिंग का होता है, तो उनको हर चीज में खराबी नजर आती, जाएंगे तो बस नहीं मिलेगी, ट्रेन लेट हो जाएगी, वो पहले से सोच लेते हैं। किसी का पॉजिटिव होता है, इसी तरह कई लोग बड़े जिंदा दिल होते हैं। तो अब हम लोगों का नजरिया शायद सर्कल ऐसा बना, कुछ लोगों से मिले तो ऐसा नजरिया होगा कि हर चीज में हास्य नजर आता है। मंच संचालन भी आप करते हैं, तो बहुत कठिन काम होता है मंच पे संचालन करना? मंच संचालन का काम बहुत ज्यादा कठिन तो मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात इसमें जरूर होती है कि आप अलग अलग मंचों पर अलग अलग लोगों के साथ होते हैं, और उसमें जरूरी नहीं कि आप सबको जानते हो। तो जिन लोगों से आपका परिचय है, जिनको आपने सुना है, उनके बारे में तो आप बड़ी आसानी से सारी बातें कर लेते हैं। कई बार जब नए लोग जुड़ते हैं या स्थितियां जो होती हैं वो संचालक पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह के श्रोता होते हैं, अलग अलग तरह के कवि होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग तरह की। लेकिन एक परिवार धीरे धीरे बन जाता है, सब एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है। मुंबई में एक दौर था जब टिकट लेकर कवि सम्मेलन सुनने जाते थे लोग। जी जी जी। कवि सम्मेलन का टिकट लगता था और हजारों लोग जाते थे। अभी भी ऐसा दौर चल रहा है? अभी भी ये दौर कुछ हद तक है। कुछ वरिष्ठ कवि हैं हमारे जिनके नाम की नाइट होती है, लेकिन ये भी एक सच है कि अब वो बात नहीं रही। कम से जहाँ तक आप मुंबई की बात कर रहे हैं, शायद मनोरंजन के इतने सारे साधन हो गए, और ये जो पीढ़ी अब आ रही है इसकी दृष्टि थोड़ी सी बदल गई। ये लोग कवि सम्मेलन में मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, पूरे देश भर की बात करें यदि, तो 40-45 प्लस के लोग ही हमारे श्रोता होते हैं ज़्यादा। आजकल के जो बच्चे हैं इनका ध्यान कहीं और है, उनके पास कंप्यूटर है, ये गूगल पे जाके हर कोई चीज़ देख सकते हैं, तो ये लोग थोड़ा कम आना पसंद करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हास्य कविता सुनने की वस्तु है या सुनने की चीज है जी, और पढ़ने की चीज नहीं है, ये सही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक अच्छी कविता अगर आप पढ़ें, मुझे ये लगता है कि हास्य कविता सुनने के लिए जो रिस्पॉन्स सुनते समय लोग हमें देते हैं, उसका एक कारण ये है कि जो आदमी कवि सम्मेलन सुनने आता है वो एक मानसिकता बना के आता है। आप एक पिक्चर देखने जाते हैं तो आप उस मानसिकता के साथ जाते हैं। शायद पढ़ने में हम सरसरी तौर पे कोई किताब देखते हैं तो उतने ध्यान से उस चीज को नहीं ले पाते, चाहे वो साहित्य या हास्य की कविता हो। लेकिन हास्य की कविताएं आप देखिए कि इतनी पत्र पत्रिकाएं हैं देश भर में, ये सब अपने विशेषांकों में आमंत्रित करती हैं रचनाएं। व्यंग्यकारों की उसमें यज्ञ शर्मा के लेख होते हैं,
शैल चतुर्वेदी जी की कविता मंगाई जाती थी। हम जैसे लोगों को भी कभी कभी कहा जाता है कि आप कुछ लिखिए इस अंक के लिए। इसका मतलब जो पाठक वो पढ़ता तो है उसका आनंद तो लेता है। लोग कहते हैं हास्य कवि सम्मेलन चुटकुलेबाजी में तब्दील हो गए, ऐसा है? देखिए, इसमें हम अगर बात करें स्तर की, वहीं जाकर बात जुड़ती है। मेरा ये मानना है कि जब कोई चीज विस्तार पाती है तो उसका महत्व कम होता है। एक जमाना था जब कवि सम्मेलनों में लोग साल साल भर इंतजार करते थे कि ये कवि आएंगे, वो कवि आएंगे, बड़े बढ़िया नाम हमारे यहाँ हुआ करते थे। जिस चुटकुलाबाजी की आप बात कर रहे हैं, कवि सम्मेलनों के साथ जब धन और यश जुड़ गया, एक जमाने में मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरू किया था तो किसी जगह जाना बहुत महत्वपूर्ण होता था। वहां पे क्या मिल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता था जी। आप कमलेश्वर जी अध्यक्षता कर रहे हैं, आप वहां बैठ के सुनाएंगे, काका जी को सुनेंगे, आप नीरज जी को सुनेंगे, ये एक लालच होता था जो लोग नए नए इस क्षेत्र में आते थे। अब स्थितियां ये है कि जो नए लिखने वाले हैं वो स्थापित लोगों की ओर देखते हैं कि ये फ्लाइट से सफर कर रहे हैं साहब, 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं, इस काम में बहुत पैसा है। उस समय शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि इनकी जो तपस्या, इनका जो अध्ययन या इनकी जो मेहनत इन्होंने इस क्षेत्र में की अपनी जगह बनाने के लिए, तो उसका सबसे आसान रास्ता है कि 10, 12, 15 चुटकुले आप जमा कर लीजिए, वो सुनाते रहिए और लोगों को हंसाइए, पैसा आपको मिल ही रहा है। तो ये स्थिति थोड़ी सी गलत है। अब जो लोग नए लोग हैं जो थोड़ी सी बात समझने और सुनने की स्थिति में हैं, उनसे हर बड़े लोग मेरी उम्र के यही कहते हैं कि आप अच्छी कविताएं लिखिए, अच्छी बातें लिखिए, क्योंकि लतीफ़े तो आजकल इतने आम है कि आपके SMS पे रोज 10 लतीफ़े आते हैं, तो वो सब तक पहुंच जाते हैं। तो टिकेगा वही जो अपना लिखेगा। मौलिकता होनी जरूरी, मौलिकता होनी जरूरी है, और वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आज के दौर में मौलिकता बची कहाँ? आज आप एक कविता सुनाते हैं और आधे घंटे बाद उसका SMS, उसका फेसबुक पे, ट्विटर पे आ जाता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोई भी अच्छा एक थॉट आता है, कोई अच्छी बात आती है तो इमीडिएट सर्कुलेट हो जाती है। तो उससे लोग उस पर क्रेडिट में नहीं रहते कि ये चीज सुभाष पालवा जी ने कही। ये एक बहुत गलत बात है। हम लोग मंचों पर गालिब के शेर कोट करते हैं या किसी बड़े कवि की पंक्तियां कोट करते हैं तो हम नाम लेकर के करते हैं कि नीरज जी ने कितना बढ़िया लिखा है इस विषय पे। अब ये हो रहा है कि साहब आपने पढ़ दिया। कई बार तो ये होता है कि एक वरिष्ठ रचनाकार जिसकी रचना है वो जब कविता कहीं सुनाता है तो लोग कहते हैं नहीं साहब ये तो उनकी है, उन्होंने सुना दी। ये स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि क्रेडिट देना चाहिए, उससे आपका भी सम्मान बढ़ता है और उस व्यक्ति का तो बढ़ता ही है जिसकी रचना है। आप 35 साल से मंच पर जा रहे हैं जी। रंगमंच पर, कविता के मंच पर आप कविता पढ़ रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप, कितने कवि सम्मेलन आपने अटेंड किए होंगे? मैंने करीब 3000 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और ज्यादातर का संचालन लगभग 10 साल आपके इसी में बीत गए। करीब जी 8-9 साल आपके इसी में। 35-36 वर्ष मुझे हो गए हैं। और ये आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि महानगरों में आप जानते हैं कि एक हिंदी का माह होता है सितंबर, 14 सितंबर, उस समय बहुत सारी गोष्ठियां होती हैं, इसमें वो सारे छोटे बड़े आयोजन शामिल हैं। और एक रुचि भी थी कि ऐसी जगहों पर ये कार्यक्रम होते थे जहां पर सब लोग हिंदी भाषी नहीं होते थे। तो एक प्रयास रहता था कि यार हर भाषा का व्यक्ति बैठा है, उसको कुछ सुनाने का मौका मिले, तो हम 4-5 लोगों को। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में ये कवि सम्मेलन का बड़ा योगदान रहा। कवि सम्मेलन का बड़ा योगदान है। मैं तो फिल्मों के बाद अगर सबसे बड़ी कोई चीज है जिसने हिंदी को लोकप्रिय बनाया तो उसका श्रेय कवि सम्मेलन को देना चाहूंगा। आप फिल्म देखते हैं, पूरे देश के लोग हिंदी से जुड़ जाते हैं। आप कवि सम्मेलन सुनते हैं, हजारों की तादाद में लोग आया करते थे। आज भी कई जगह ऐसी संस्थाएं, होली जैसे अवसर पर कवि उपलब्ध नहीं होते, इतने कार्यक्रम देश में होते हैं। जैसे शादी के मौसम में पंडित नहीं मिलते। जी बिल्कुल, करीब करीब वही स्थिति हो जाती है। सोचना पड़ता है कि कहाँ जाया जाए, और छोटे से बड़ा हर कवि व्यस्त होता है। तो ये एक हमारे संस्कार है, 400 साल पुराना इतिहास है कवि सम्मेलनों का। और आज भी ये मैं मानता हूँ कि बाकी के जो हम आयोजन करते हैं उसकी तुलना में इसमें आपको संदेश भी मिलता है, हंसी भी मिलती है। किसी भी कवि सम्मेलन में ऐसा नहीं होता कि आप ठहाका लगा के आ गए। हर रचनाकार 2-4 कविताओं के बाद अगर चुटकुलों को भी एक रचना मान लें आप थोड़ी देर के लिए, उस रचना के बाद वो अपनी एक कविता या अपना एक संदेश तो देता ही है, तो वो महत्वपूर्ण है। इतने कवि सम्मेलन आपने अटेंड किया, आपको कहाँ सबसे ज्यादा मजा आया? और भारत में, हमारे देश में कहाँ के श्रोता आपको बहुत अच्छे लगे? मुझे पुणे और नासिक के श्रोता बहुत अच्छे लगे। हालांकि दोनों जगह पर दोनों हिंदी भाषी प्रदेश है, इसलिए उसको मैं ज्यादा क्रेडिट देता हूँ। इसके अलावा इंदौर, अहमदाबाद, 2-3 शहर मेरे कुंडली में ऐसे हैं जहां मैं बहुत बार गया, बुलाया गया, मित्रों ने प्यार से आमंत्रित कर लिया। लेकिन वहां पर जैसा आप कह रहे हैं कि मुझे ये लगा कि मराठी भाषी क्षेत्र है, लेकिन एक सुनने का सलीका, शायद संस्कार कुछ मराठी के साहित्यकारों ने वहां ऐसे दिए कि वहां पर बहुत आनंद आया कि लोग बड़े प्यार से हर रस को सुनते हैं। आज के इस दौर में जबकि हर आदमी हंसना चाहता है, वहां भी आप गंभीर बातें, अच्छी बातें,
मैसेज, ये सब वहाँ दे सकते हैं और लोग उसको स्वीकार करते हैं। सुभाष जी, कविता की बात करें तो हर कवि की रचना अद्भुत है, विलक्षण है, और हर कवि की हर रचना भी विलक्षण नहीं होती। बिल्कुल। तो आपका प्रिय कवि कौन है, ये इस बात को मद्देनजर रखते हैं? मुझे कवियों में तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन लेखकों में मैं शरद जोशी जी से बहुत प्रभावित रहा। मुझे ऐसा लगता था कि वो हालांकि गद्य लिखते हैं लेकिन वो भी एक कविता है। उनके लेख मैं कई बार पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, तो वो उनकी छाप मेरे पूरे व्यक्तित्व पे है। और मैं आजकल जो व्यंग लेख पढ़ता हूँ वो मैं शरद जी की देन मानता हूँ। शरद जोशी जी ने एक नई बात शुरुआत की थी उसकी, जी, मंच पर गद्य पढ़ने। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद शरद जोशी जी के बाद ये परंपरा क्यों नहीं जारी रही? शरद जोशी जी के बाद ये परंपरा अभी भी है। संपत सरल एक हमारे रचनाकार हैं जो गद्य पढ़ते हैं। केपी सक्सेना जी पढ़ा करते थे, अब वो रिटायर हो गए। मैं पढ़ता हूँ, और हमारे यहाँ मुंबई में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर हम एक चौपाल करते हैं जिसमें इसी रुचि के लोग आते हैं। उस संस्था का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, स्वांत सुखाय संस्था है। वहाँ पे काफ़ी लोग लेख पढ़ते हैं। इसका एक कारण ये है कि कविता जो है वो, क्योंकि उसमें एक मीटर होता है, एक रिदम होता है, तो वो तुरंत लोगों तक पहुँच जाती है। आप एक छंद बना के पढ़ देते हैं, गज़ल बना के पढ़ देते हैं। गद्य आपका इतना पावरफुल होना चाहिए शरद जोशी जी जैसा, शायद इसलिए बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि भाई हम गद्य क्यों पढ़ें, इससे तो एक कविता लिखना ज़्यादा आसान है। ऐसा कारण मुझे पर्सनली लगता है कि शायद ये कारण रहा होगा। कविता के मंच से फिर आपने सीरियल की दुनिया में कदम रखा जी। तो आजकल जो टीवी सीरियल लिखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, क्या उसके पीछे धारणा होती है? नहीं, जब मैंने शुरू किया था उस समय स्थितियां कुछ अलग थी। उस समय स्थिति ये थी कि एक चैनल एक प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करता था, वो अपनी एक कहानी सुनवाते थे, 2-3 कहानियों में से एक कहानी पास होती थी और लेखक को बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती थी। अब ये हो गया है कि आज की तारीख में प्रोड्यूसर जो है वो केवल अरेंजर बन के रह गया है, चैनल के लोग डिक्टेट करते हैं। और मैंने चैनल में भी ये बात कही है, इसलिए आपके इस कार्यक्रम में भी मैं कह सकता हूँ, चैनल के वरिष्ठ लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको क्या गड़बड़ लगती है, आपकी ओर से जो गलतियां हम बताते रहते हैं, प्रोडक्शन हाउस की हो, राइटर की हो। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आज आपके यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, नौजवान लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, लेकिन आपके यहाँ पे क्रिएटिव की औसत उम्र है 25 से 28-30 साल, और यहाँ साहित्य लिटरेचर का कोई भी आदमी नहीं है। तो ये बहुत गलत परंपरा एक हो जाती है कि साहब हम ऐसी चीजें परोस रहे हैं जिनका अस्तित्व नहीं। यहाँ पर हम सब सीरियल देखते हैं, सीरियल में जो चीजें टीआरपी के लिए लिखवाई जाती हैं वैसा कितने घरों में होता है। मेरी तो एक बार बड़ी लड़ाई हुई कि मैंने कहा आप सब ये हर परिवार में एक विलन क्यों, हर परिवार में ऐसी घटनाएं क्यों? सुखी लोग भी हैं भाई, एक आध सीरियल तो ऐसा लिखने दीजिए हमको जिससे ये मैसेज जाए कि नहीं भाई भाई का ध्यान रख रहा है, भाभी देवर के लिए कुछ अतिरिक्त पराक्रम कर रही है, उसका कैरियर बनवा रही है, उसको पढ़ा रही है, या माँ बेटे के संबंध बहुत अच्छे हैं, बाप बेटे के बहुत अच्छे हैं, व्हाई नॉट? ये संदेश भी तो जाना चाहिए, इतना पावरफुल मीडिया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक मानसिकता ये बन गई है कि जब तक हम हंगामा नहीं करेंगे, मुझे याद आता है बुनियाद और हम लोग जी, सड़कें वीरान हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें भारत की आत्मा थी। अब हमने आत्माएं उधार लेनी शुरू कर दी। अब हम एक विदेश का सीरियल पॉपुलर होता है, उसको हिंदी के कुर्ता पजामा पहना के पेश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये स्थितियां हैं। क्या इसलिए नहीं कि प्लूरलिज्म, बहुवचनवाद आ गया, बहुत सारे चैनल हो गए, मनोरंजन के साधन हर तरीके से बढ़ गए? बिल्कुल। तब फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, एकमात्र दूरदर्शन था जिसपे बुनियाद आता था, लोग पूरे मोहल्ले वाले बैठ जाते थे। ऐसा नहीं। आज इतने सारे चैनल आए, ये तो एक शुभ लक्षण है कि इतनी सारी चॉइस है, इतनी सारी कंपटीशन है। उस कंपटीशन में अच्छी अच्छी बातों का कंपटीशन क्यों नहीं? अगर एक सीरियल में 2 विलेन है तो हम दूसरे में 4 क्यों खड़े कर देते हैं? क्या इतने विवाहित संबंध होते हैं? आपने इतनी जिंदगी जी है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ साहब, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अति हो रही है। जो घटनाएं ये बताई जाती हैं, आज आप बताइए, एजुकेशन का युग है। हम लोगों ने जब करियर बनाना शुरू किया था उस समय ना इतनी सुविधाएं थी, ना इतनी जानकारी थी। जानबूझकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सब चीजें करने में यकीन रखेगा? अब वो एक राइज इतनी चीज को आप पहाड़ जितना, समस्या है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लड़कियों की शादियां आज लड़कियां कम हैं लड़कों के अनुपात में, ये एक सत्य है। विवाह के बाद के संबंध बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं, ये भी सत्य है। लेकिन सीरियल में आप उसको दिखा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन कहाँ है? आपने तो समस्या को 50 गुना बना करके छोड़ दिया लोगों पर। उन लोगों के दिमाग में भी आप गलत चीजों के बीज डाल रहे हैं जिनके दिमाग में नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं सीरियल वाले? सीरियल वालों में मुझे ये मानसिकता ये लगती है कि देखिए हंगामा होना चाहिए,
एक बड़ा सा शब्द चलता है चैनल में कि साहब कुछ हंगामा हो जाए ऐसा लिख के लाइए। उन्हें खुद पता नहीं कि हंगामा क्या है। उनके लिए आज सबसे बढ़िया सीन ये है कि बहू ने सास को थप्पड़ मार दिया। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या जवाब दिया है। आज की औरत कमजोर नहीं है। हमें लगता है यहाँ संस्कार हमारे टूट रहे हैं। अगर एक पढ़ी लिखी MBA बहू घर में है और वो एक 70 साल पुरानी औरत को, जो उसकी सास है, उसे नहीं संभाल पा रही, तो ऑफिस में इतने सारे लोगों को क्या संभालेगी, अपने काम को क्या संभालेगी। मेरा सवाल ये है, आपने जो चीजें ग्रहण की हैं, ईश्वर ने आपको ऐसे दौर में पैदा किया है जब आपके पास संस्कार भी हैं, जो आपके बुजुर्गों ने आपको दे रखे, आपके पास में मीडिया भी है, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक के इतने उपकरण हैं, तो इसको हम उधर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। हम परिवारवाद से व्यक्तिवाद तक क्यों आते जा रहे हैं। इसका क्या सुख है। वो सुख ज्यादा बड़ा लगता है मुझे। हम लोगों ने जो परिवार देखे हैं, आज मैं ऑफिस में काम करता हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, कहीं बाहर से आके बस गए, वो सुबह बच्चे को छोड़ के आती है आया के भरोसे, शाम को लेने जाते हैं, दोनों बाहर से खाना कैरी कर रहे हैं। अरे अगर आपके साथ 3-4 लोग परिवार के होते तो ये बच्चे कब बड़े हो जाते और कब अपना कैरियर बना लेते आपको पता ही नहीं चलता। हम लोगों ने उन मूल्यों को नकारना शुरू कर दिया। कहा जा सकता है कि आप पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं। नहीं, मैं सीरियल वाले नई विचारधारा के। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये जो समन्वय होना चाहिए। आज देखिए, अगर एक 70 साल का राइटर एक हिट सीरियल देता है तो नए जमाने के साथ तो वो है, नहीं तो नए लोग उसको नकार देते। एक जो संतुलन होना चाहिए, जो मेरा हमेशा से कहना रहता है कि वहां पर चैनल में इतना खर्चा होता है, इतने बड़े बड़े पदों पर लोग रखे जाते हैं, वहां एक व्यक्ति तो ऐसा रखिए, पुरुष या स्त्री, जो ये समझे कि हम क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से, इसको और अच्छा खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। कपड़ों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कहानी पे ध्यान कम हो गया है। सीरियल वालों का कहना है कि महिलाएं सीरियल देखती हैं, उसमें काम करने वालों की ड्रेस, उनकी ज्वेलरी देखने के लिए, कोई कहानी के लिए नहीं देखती। वो एक भाग होना चाहिए, वो एक भाग होना चाहिए। अभी कोई भी महिला आप बताइए जो डायलॉग ना सुनती हो, कान बंद करके देखते हो, ऐसा तो नहीं है। उसको कहानी आगे बढ़ रही है, अब क्या होगा, अब राधा क्या करेगी, अब बुआ जी क्या करेंगी, कहानी तो है उसमें। ठीक है, आज का दौर है। अभी ये भी तो गलत है ना कि भिखारी को आप सिल्क के कपड़ों में दिखा रहे हो। एक क्लर्क है, वो BMW ड्राइव कर रहा है, उसकी सैलरी है क्या इतनी। ये नकली बातें क्यों। जब तक असली चीजें नहीं आएंगी, लोग उसको उतनी गंभीरता से लेंगे भी नहीं, फिर वो कपड़े और गहने ही देखते रह जाएंगे। सीरियल में किसी फिल्म में हीरो 1 बेडरूम के घर में नहीं रहता। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। उनको ऐसी गलतफहमी है। फिर ये ऐसी ऑफ बीट फिल्में जो आ जाती हैं, आज बागबान के हिट होने का क्या कारण है। बागबान तो फ्लॉप होनी चाहिए अगर इनके गणित से हम चलें तो। अगर एक बाप ने अपने बच्चों को इस तरह से जवाब दिया, वो तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चों ने उसको वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। ये पीढ़ी तो ये बोलती है, ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो परोसा जाएगा, अगर थाली में आपने 90% पकवान खराब ही रख दिए तो आदमी को तो खाना ही है, वो उसके पास चॉइस नहीं है। और हर चैनल पे होगा तो कहाँ जाएगा, अपना चैनल तो खोलने से रहा। हाँ, भूखा तो रहेगा। तो अच्छी चीजों को, अच्छे संस्कारों को हाईलाइट करने का और इस देश में जो मूल्य टूट रहे हैं उनको जोड़ने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। क्या साहित्य हाशिए पे जा रहा है। साहित्य हाशिए पे जाता हुआ इसलिए लगता है कई लोगों को, क्योंकि हमारी हिंदी की पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, हिंदी के कार्यक्रम कम हो रहे हैं। एक कारण ये भी है कि अब जितनी भी सामग्री अब तक है वो सारी की सारी बैंक बन के कहीं ना कहीं अवेलेबल है। दूसरा ये था कि साहित्यकारों ने, कुछ लोगों ने इतने कठिन शब्द दे दिए उसमें, इसके लिए भी आज की पीढ़ी शायद उससे जुड़ना नहीं चाहती। लेकिन साहित्य हाशिए पे नहीं जा रहा है। आज मैं इतने, अभी आप सीरियल का जिक्र कर रहे थे, मैं इतने सारे सीरियल देखता हूँ, रात को बैठकर सोचता हूँ, हर सीरियल में मुझे रामायण या महाभारत की आत्मा लगती है। कैरेक्टर आपने बदल दिया, मूल कहानियां तो 2 ही हैं, उससे आप कहाँ निकले। आज आपने एक उद्योगपति घराना बता दिया, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाके ये दोनों कहानियां पढ़ लीजिए, रूप बदल गए, कैरेक्टर्स तो वही है। साम दाम दंड भेद जड़ जोहू जमीन, इससे जहां कहाँ निकले। साहित्य है, साहित्य को जो जिस रूप में पहुंचाया जाना चाहिए इस युवा पीढ़ी के सामने, इस जनरेशन के सामने, जो देश का भविष्य है, वो काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रतिस्पर्धा है। आज ये देखा जाता है कि साहब ये सीन बढ़िया है, प्रकाश हिंदुस्तानी यहाँ बैठे तो पीछे पर्दे का कलर ठीक होना चाहिए। प्रकाश जी की डायलॉग डिलीवरी महत्वपूर्ण नहीं है, उधर एक गुलदान होना चाहिए, इधर ये शीशा होना चाहिए। हम लोगों ने प्रायोरिटीज ही बदल दी अपनी। लोग कहते हैं कि हिंदी फिल्में टेक्निकली बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी की आत्मा उसमें है ही नहीं। ऐसा है। कहानी की आत्मा, देखिए, जो क्लास और मास की बात हम करें,
ये हमेशा से रहा है, जब से फिल्में बननी शुरू हुई। एक तो क्लास और एक मास, दोनों की बात करें, इस देश का एक आम आदमी कुछ पैसे खर्च करके अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाता है तो वो सपनों की दुनिया में जीना चाहता है। वो नहीं मार सकता गुंडे को। जब सलमान खान मारते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है, वो अपने आप को वहां रख के देखता है। एक तो ये हुआ। क्लास वो है जिसको लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ हो गया, कब तक गब्बर सिंह चलेगा, उसके लिए कुछ ऑफबीट कहानियां चाहिए, वो भी आ रही हैं। और अब तो एक बड़ा अच्छा लक्षण है कि कम बजट में नई नई कहानियों पे जो प्रयोग हो रहे हैं वो एक शुभ लक्षण है। मंच पे आपने इतने संचालन किए हैं, कोई साउथ में भी किए हैं, उत्तर भारत में भी किए हैं, मध्य प्रदेश में भी किए हैं, कोई विलक्षण अनुभव आपके मंच के बताइए। अनुभव में मंच पर कई तरह के अनुभव हुए हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी शायद सामर्थ्य नहीं होती उतनी, जैसे कुछ बच्चे करते हैं बॉम्बे में, वो अपने एक सोसाइटी में, स्कूल कॉलेज में, और आपस में चंदा वगैरह करके और उस तरह से ये कहते हैं कि नहीं साहब इन लोगों को हमको बुलाना है। वहाँ पर ये जो जितने भी बड़े नाम हैं, छोटे नाम हैं, वो भी समझौता करते हैं। वो चीज़ एक मुझे बड़ा सुख देती है कि ये पीढ़ी, इस पीढ़ी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, उसको आप नकार नहीं सकते, जो कहते हैं कि नहीं साहब ये लोग हमारे यहाँ आना चाहिए, हमने टीवी पे देखा था, उस शो में देखा था, इनकी कविता अच्छी थी। वो कांटेक्ट करते हैं ईमानदारी के साथ, और उस समय जो सुख मिलता है वो बाकी आयोजनों के सुख से बहुत बड़ा होता है। और ये भी होता है कि कई जगह लोग बिल्कुल, जो भी मंच के लोग हैं, उनको एक अलग ही दर्जा दे देते हैं, जिसके काबिल शायद हम लोग नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है ये लोग किसी और दुनिया के, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज से जो मिलता है, जब हम स्तर की बात कर रहे थे, स्तर गिरता है तो आप ये देखिए, कवि क्या है, लेखक क्या है, वो तो प्रतिनिधि है आप सबका, पूरे समाज का, पूरी जनता का। उसके आसपास का वातावरण जैसा बनेगा वैसी ही तो रचनाएं उसके दिमाग में आएंगी। तो ये जो गिरावट है ये हर क्षेत्र में है, और उससे साहित्य, कविता, मंच, ये कोई भी अछूता नहीं है। क्या टीवी पर कविता ठीक से पेश हो रही है? देखिए, टीवी का फिर वही बात आ जाती है कि टीवी पर माल बेचना है, एक 22 मिनट का एपिसोड बेचना है जी। एक समय में मैं जो कार्यक्रम किया करता था उसमें हम पूरी हिंदुस्तानी बैठक, उसी तरह से बुलाया जाना। अब क्योंकि सभी लोगों को जोड़ना है तो उसमें म्यूजिक भी हो गया, उसमें बढ़िया बढ़िया कपड़े भी हो गए। ये सारी चीजें आकर्षित करके अपने सेल बढ़ाने वाली बात है। इसमें मुझे तब तक बहुत बुराई नहीं लगती जब तक ये बाकी चीजें कविता पे हावी नहीं हो जाए। और ऐसा भी नहीं है, आज कविता के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें नीरज जी कविता पढ़ते हैं, निदा फाजली साहब पढ़ते हैं, अच्छे रचनाकार हैं, नए लोगों को भी मौका मिलता है। और उसमें से फिर जो छट के आते हैं, निखर के हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है। कविता, मंच संचालन, फिल्मों में लेखन, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं एक कंपनी है मुंबई में, उसमें मैं क्रिएटिव हेड हूँ। हम लोग थोड़ा सा मीडिया का काम करते हैं, कुछ देशों को एक कंटेंट जो होता है, मुंबई में जो घटनाएं होती हैं, हमारी तरह 50 कंपनियां हैं इंडिया में, वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर मैं क्रिएटिव हेड हूँ। सुभाष काबरा जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बातचीत कार्यक्रम में ये थे सुभाष काबरा जी, जाने माने हास्य व्यंग्य के कवि, लेखक और मंच संचालक। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।